हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोबारा फिर मिल रहे हैं अपन 6 से 7 के बीच में, डेली मिलेंगे और इसी तरह है ना जज्बा बना के रखना, बहुत कुछ करके गुजर जाएंगे अपन। सबसे पहले आप है ना इसको शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, सबको फ़ायदा हो, हर विद्यार्थी को फ़ायदा हो। हम लोग आपके लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे देखने वालों की तादाद और संख्या बढ़े, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। अब बच्चे क्लास में कम होते हैं तो मज़ा कम आता है, ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मज़े में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, जितने भी दोस्त देख रहे हैं ना, इसको शेयर कर दो, फटाक से शेयर का बटन दबा के जल्दी से कर दो। 1 मिनट का समय है जिससे 500, 700, 1000 बच्चे कम से कम लाइव आए और हर आदमी अच्छे से समझ सके। बिल्कुल समझा के पढ़ाएंगे मज़े से। इससे पहले मेरी साइकोलॉजी वाली क्लास हुई थी, मनोविज्ञान पेडागोजी वाली, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला मैंने पढ़ाया था। तो अगर कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी है तो वो 4 बजे वो क्लास ज़रूर देखे। और आप लोग शेयर करो, इसको लाइक करो मेरे दोस्तों। अभी मज़ा नहीं है, 209 हुए हैं यार, 1 मिनट का समय है, फटाक से आग लगा दो, मज़ा आएगा आप लोगों को। आज अपनी पहली क्लास होगी। गुड इवनिंग सब दोस्तों, गुड इवनिंग। एलडीसी का 5 तारीख को एग्जाम है मेरे दोस्तों, करेंगे कुछ करेंगे, उसके लिए भी आप टेंशन नहीं लो। बताऊंगा एक दिन पहले, रामबाण औषधि दूंगा, कल दूंगा रामबाण। एलडीसी के लिए कल आपको एक टॉनिक दूंगा, देने वाला हूँ, उसको देखना क्या मजा आएगा आपको। फिर 5 तारीख को उसका देखना, पेपर होगा, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ शेयर करो यार, अभी तो कम से कम 500-700 बच्चे तो हों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से अपन पढ़ेंगे वो अपनी रणनीति बताने वाले हैं। RS प्री से लेकर और छोटे एग्जाम तक। जैसे पटवार की वैकेंसी आने वाली, उस दिन बड़े चिल्ला रहे थे पटवारी की क्लास। हाँ, नो को है, नो वाले के लिए रामबाण औषधि देंगे, टेंशन मत लो। जो देंगे वो चीज़ देंगे जो आपको झक्कास से मिलेगी। आज 2 लैपटॉप है, सब दिख रहा है मुझे, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके वाला। हाँ, 9 तारीख को जो एग्जाम है उसके लिए 5 तारीख को अपन रणनीति बनाएंगे मेरे दोस्तों, मुझे पता है। अब कमेंट पे, चाटी पे ध्यान कम। हाँ, राजस्थान असिस्टेंट, वो जो लैब असिस्टेंट है राजस्थान में, उसके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी है। इंजीनियर्स फील्ड के जितने भी बिजली विभाग के एग्जाम में, उनके लिए क्लास उपयोगी है। राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम है, वो एग्जाम ये क्लास उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका चाहे वो RS का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे किसी का भी आने वाले समय में हो, चाहे वर्तमान में नियरेस्ट कोई एग्जाम हो। 537, बहुत थैंक यू। एक बार और शेयर कर दो, 1000 आ जाए तो मजा आ जाएगा। फिर मैं बनाता हूं अपन कैसे करेंगे, जल्दी से करो। मैं इधर घूमूं तब तक मुझे दिखना चाहिए कि हाँ इतने बच्चे हो गए। आगे का प्लान हमारा देखो, आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी। सबसे पहले हम अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय पढ़ने के बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हम अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न लेवल के होंगे। देन रोज वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के बाद में 5 प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। मैं नेक्स्ट डे उनके आंसर बताऊंगा, इनके सबके आंसर बताऊंगा। इनके उत्तर तो मैं बताऊंगा, उत्तर सही तो होंगे ये, लेकिन ये जो 5 प्रश्न है
ये आप स्वयं हल करोगे, मैं नेक्स्ट डे इनके आंसर बताऊंगा। तो इससे क्या है कि आपका जो खोपड़ा है, इसके जो कपाल की जो नस चिपकी हुई है वो सारी खुल जाएंगी आपकी। क्यों खुल जाएंगी? कि आपको लगेगा कि हाँ अब सब कुछ समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, अगर इस रणनीति को आपने फॉलो किया, इसका आपने अनुसरण किया, तो मैं 100% आपको दावे के साथ में, 100% आपको गारंटी के साथ में ये कहता हूं कि आने वाले राजस्थान के किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, कोई भी प्रश्न आउट नहीं, सब पूरे के पूरे प्रश्न मिलेंगे ऐसे कैसे। ये तो अपना इतिहास गवाह रहा है, इससे पहले के जितने भी एग्जाम है उनमें भी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया मेरे दोस्तों। आरएस मेंस का मेरे भाई अतुल प्रकाश, मैं यहां आपको बताऊंगा राजस्थान का आरएस मेंस के लिए आपको मैं बताता रहूंगा। इस पे 20 वर्ड, इस पे 50 वर्ड, इस पे 100 वर्ड, तो आप थोड़ा फोकस रखना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के सबके लिए, किसी के भी लिए देख लो, बढ़िया आएगी। चर की आवाज आ रही है तो यार आवाज सही आ रही है मेरे दोस्तों। इस तरीके से कोई भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, राजस्थान का कंप्लीट जीके जीएस अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखो क्या क्या होगा अपना। राजस्थान का कंप्लीट हम भूगोल पढ़ाएंगे आपको, राजस्थान की कंप्लीट अर्थव्यवस्था, राजस्थान का कंप्लीट पॉलिटी होगी जिसको बोलेंगे राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा ये, बिल्कुल अच्छे से आपको, जैसे विधानमंडल है, विधान परिषद है, सब कुछ सिस्टम से समझ में आएगा। और आपको एक एक चीज, जैसे अभी मैंने पहले वाला पढ़ाया वो से पूरा रट जाएगा, आप टेंशन मत लेना मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। 1007 बच्चे इसको अभी देख रहे हैं, और जितना मजा आना चाहिए, लेकिन अभी जो लाइक है वो 291 ही है, तो फट से ठोक दो और जल्दी से फट से लाइक करो जिससे मजा आए बहुत। हाँ माही गुजर, बहुत अच्छा, 965 प्लस लाइक करो, लेकिन लाइक में मजा कम आया दोस्तों, लाइक नहीं हुए, 298 ही हुए हैं। एक बार ठोक दो जिससे मजा आ जाए, लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन मेरे दोस्तों। ये जो मैंने आपको ट्रेंड बताया, ये आपको सब मजा आएगा। इनको इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे। जैसे मैं अब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा, उसके बाद में जस्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं रोज डेली के आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं, राजस्थान के करंट तो भुवनेश्वर पढ़ा रहे हैं आपको, राजस्थान का करंट भुवनेश्वर कराते हैं, डेली कराते हैं। फिर भी इकोनॉमिकल संबंधी जो करंट है, जैसे आर्थिक समीक्षा है, उसके 2 या 3 क्वेश्चन मैं डेली आपको करवा दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन वो 2018 में कोई एग्जाम होता है मार्च के बाद में, तो वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो नई इकोनॉमिकल रिव्यू आ जाएगी, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। बढ़ू आगे हम मैं। टॉपिक है अपना राजस्थान का सामान्य परिचय। अपना ये टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, अर्थात राजस्थान कैसे बना, स्थापना कैसे हुई, राजस्थान से पहले राजस्थान को किस नाम से जानते थे, ये सब चीजें है ना, ये देखना है अपन को, ठीक है। तो देखो फ्लो चार्ट में चलना है अपन को मेरे दोस्तों। ये अपना राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अज्ञात से अपन ज्ञात की ओर चलेंगे। इससे पहले की मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, वो देखना है अपन को। राजस्थान का सामान्य परिचय, तो ये देखो, ये अपना भारत है, ये भारत है। भारत आजाद, तो भारत आजाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 में,
अपन बैक से चलेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब भारत आजाद हुआ तो आजादी से पहले, आजादी से पूर्व यानी कि पहले, हम का मतलब हम भारतीय, हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे। ये चीज याद रखना है, हम भारतीय अंग्रेजों के क्या थे दोस्तों? गुलाम थे। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अब आगे क्या होता है दोस्तों। आगे आजाद भारत के एकीकरण की बात करेंगे। आजाद भारत के एकीकरण की, समझ में है ना? आजाद भारत के एकीकरण की अपन बात करेंगे। तो एकीकरण भारत में क्या है कि रियासत थी, बहुत सारी भारत में रियासतें थी, रियासतों में राजा हुआ करते थे, ठिकाने थे, ठीक है। ये इन सबको मिलाकर कैसे भारत बना, कैसे राज्य बने, किस श्रेणी में रखा गया, उन श्रेणियों का प्रमुख कौन हुआ करता था, इस तरीके का ये क्वेश्चन एक बार प्रश्न क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो ये प्रश्न पूछो, आवाज नहीं आ रही क्या? अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन दे दे कि राजस्थान का नागौर किस श्रेणी में आता है, ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको देखो उत्तर दे रहा हूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन 1 ए श्रेणी, 2 में बी श्रेणी, सी में 3 में सी श्रेणी और डी में 4 में डी श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं और क्वेश्चन है मेरा, राजस्थान का नागौर किस श्रेणी में आता है? ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी श्रेणी में, डी श्रेणी में। अगर मेरे दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे एक बार थोड़ा सा बताना। आप बताओ क्या आंसर हो सकता है अपना। अगर प्रश्न आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का नागौर किस श्रेणी में शामिल है और ऑप्शन दे दे आपको, पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी और चौथे में डी। ए, सी, बी। अब देखो कंफ्यूज हो रहे हो, अब आज मैं इसको क्लियर करता हूं, बिल्कुल क्लियर करता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं ए, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, सब कुछ बता रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो आगे की बात करते हैं। देखो ये अभी क्लियर हो जाएगा आपका। अंग्रेजों के गुलाम थे, तो भारत के एकीकरण के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो भारत के एकीकरण के समय की बात करते हैं। तो देखो भारत का जब एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया। 4 श्रेणियों में बांटा गया, देसी भाषा में समझ लो, 4 श्रेणियों में बांटा गया। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ये 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। अब समस्या उत्पन्न हो गई मेरे दोस्तों कि ए श्रेणी में किसे शामिल करें, बी श्रेणी में किसे शामिल करें, सी श्रेणी में किसे शामिल करें और डी श्रेणी में किसे शामिल करें। तो राजस्थान का, भारत का जो एकीकरण करने वाले लोग थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े विद्वान, उनके सामने ये चुनौती हो गई कि हम ए श्रेणी में किसे शामिल करें, बी श्रेणी में हम किसे शामिल करें, सी श्रेणी में किसे शामिल करें। ये चीजें अपने सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो समाधान के लिए देखो क्या हुआ। विद्वानों ने बोला कि भाई ए श्रेणी में उन्हें शामिल करो कि भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते एवं जिनका प्रमुख
गवर्नर बनाया, उन्हें ए श्रेणी में शामिल करो, ए श्रेणी में शामिल करो, ए श्रेणी में शामिल करो। अर्थात भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो राज्य जीते, अर्थात अंग्रेजों के प्रारंभ में वो राज्य जो गुलाम हुआ करते थे उन्हें किस श्रेणी में शामिल करो, ए श्रेणी में शामिल करो। तो अंग्रेजों ने जैसे पश्चिमी बंगाल, मद्रास, अवध, सतारा ये राज्य जीते और जीत करके अपना प्रधान गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो ऐसे भारत के राज्य जिनको अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जीता और जिनका प्रमुख या प्रधान गवर्नर हुआ करता था, ऐसे राज्यों को किस श्रेणी में शामिल कर लिया गया, ए श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो ए श्रेणी के राज्यों का प्रधान पूछ ले आपसे तो कौन हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, यह आपको याद रखना है। ए श्रेणी के राज्यों का प्रधान गवर्नर हुआ करता था और इनको और अंग्रेजों ने इन्हें सबसे पहले जीता। तो इस एकीकरण के समय इन राज्यों को किस श्रेणी में डाला गया, ए श्रेणी में डाला गया। यह आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे याद रखना, ए श्रेणी का प्रमुख गवर्नर हुआ करता था और ये वो थे जिन्होंने अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जीते थे। बी श्रेणी की बात करता हूं, बी श्रेणी में किसे शामिल किया गया, तो बी श्रेणी में शामिल किया गया कि भारत में जितनी भी छोटी छोटी रियासत है, छोटी छोटी रियासत है, उन रियासतों को देखो, भारत में जितनी भी छोटी छोटी रियासत है, मैं लिख देता हूं यहां पे पूरा, भारत में छोटी छोटी रियासतों को अगर एक करने से बड़े राज्य का निर्माण होता है, होता बड़े राज्य का निर्माण होता हो तो उसे बी श्रेणी में क्या करो, शामिल करो। एवं जिनका प्रमुख कौन होता हो, राज प्रमुख, जिनका प्रमुख कौन होता हो, राज प्रमुख, उसे किस श्रेणी में शामिल करो, बी श्रेणी में। तो देखो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, राजस्थान में 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों को मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण हो रहा था। देखो मैंने क्या लिखा, भारत में छोटी छोटी रियासतों को अगर एक करने से बड़े राज्य का निर्माण होता हो तो उसे बी श्रेणी में शामिल करो। और ऐसी रियासतों का प्रमुख राज प्रमुख या राजा हुआ हो उसे बी श्रेणी में शामिल करो। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी और इन छोटी छोटी 19 रियासतों से मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण हो रहा था। तो हमारा जो राजस्थान था उस राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया, बी श्रेणी में। किस श्रेणी में शामिल किया गया, बी श्रेणी में शामिल किया गया। वापस मैं बोल रहा हूं, ए श्रेणी में उन राज्यों को शामिल किया गया जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे पहले जीता और अपना प्रधान गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, जैसे अवध, सतारा, महाराष्ट्र, ये सारे बहुत सारे। बी श्रेणी में किसे शामिल किया जाए, समस्या थी। तो आंसर क्या निकल कर आता है कि भारत में ऐसी छोटी छोटी रियासत जिनको मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण हो सकता हो उसे बी श्रेणी में शामिल कर दो। और इन रियासतों का दोस्तों आपको पता ही था, प्रमुख राज प्रमुख या राजा हुआ करते थे। तो राजस्थान किस श्रेणी में शामिल हुआ, बी श्रेणी में। बात करते हैं सी श्रेणी में। ठीक है, अब देखो हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे दोस्तों, और अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया। तो शासन जिस स्थान से बैठकर, जिस जगह से बैठकर, जिस हेडक्वार्टर से बैठकर वो शासन किया करते थे उसे चीफ शिप के नाम से जानते थे, चीफ शिप के नाम से जानते थे। और इस चीफ शिप का जो प्रमुख हुआ करता था वो एजीजी हुआ करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो कौन हुआ करता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था मेरे दोस्तों। तो सी श्रेणी में किसे शामिल किया जाए, ये समस्या थी। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि भारत में जितनी भी चीफ शिप हैं उन्हें सी श्रेणी में शामिल करो।
सी श्रेणी में शामिल करो। और इस सी श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका प्रमुख हुआ करता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो अब देखो भारत में कुल चीफ शिप कितनी थी? चीफ शिप की बात कर रहा हूं मैं। भारत में चीफ शिप, टोटल भारत में चीफ शिप 4 थी मेरे दोस्तों। याद करने का तरीका ABCD, ये कोड याद रखना। पूछ ले भारत में कुल कितनी चीफ शिप थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 चीफ शिप थी मेरे दोस्तों। भारत में कुल कितनी चीफ शिप थी? 4 चीफ शिप थी। और 4 चीफ शिप में कोड बता रहा हूं आपको मैं, ABCD। A फॉर अजमेर, A से बना अजमेर। B फॉर बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। C फॉर कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और D फॉर दिल्ली। ये भारत में 4 चीफ शिप थी जिनका प्रधान एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, भारत में कुल 4 चीफ शिप थी, ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। इनको किसमें शामिल किया गया? सी श्रेणी में। आप देखो राजस्थान का एकमात्र जिला अजमेर है जिसे सी श्रेणी में शामिल किया गया था। बाकी 32 जिले राजस्थान के किस श्रेणी में हैं? वर्तमान में बी श्रेणी में शामिल हैं। सी श्रेणी में शामिल होना कौन सा वाला जिला है? केवल अजमेर है। बाकी शेष 32 जिले राजस्थान की किस श्रेणी में शामिल हैं दोस्तों? बी श्रेणी में शामिल है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, मैंने इसलिए बताया था आपको। ये डी श्रेणी में तटीय या संघ राज्य, तटीय या संघ राज्य अर्थात कौन से संघ राज्य? केंद्र शासित थे, आपके केंद्र शासित राज्य थे डी श्रेणी में। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताना था आपको, मैंने आपको समझाया, मैंने वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। भारत का जब एकीकरण हुआ था, अपना अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे हैं, एकीकरण हुआ था तो 4 श्रेणियों में शामिल किया गया, A, B, C और D। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का जो नागौर जिला है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, वो बी श्रेणी में। क्यों? क्योंकि 32 जिले बी श्रेणी में, संपूर्ण राजस्थान अजमेर को छोड़कर बी श्रेणी में आता था। सी श्रेणी में केवल राजस्थान का एक ही आता है, अजमेर। और चीफ शिप भारत में 4 है, संपूर्ण भारत में। याद रखना ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और आपके कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, और दिल्ली। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। चले आगे। अब अपना देखो हमारा राजस्थान, तो राजस्थान के 32 जिले बी श्रेणी में और एक जिला, और वो भी कौन सा है? अजमेर, सी श्रेणी में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है मेरे दोस्तों, और इनके लिए अपन को क्या करना है, अब आगे की अपन बात करते हैं। लैपटॉप बंद हो गया ये। अब आगे की अपन बात करते हैं राजस्थान का कैसे, राजस्थान की स्थापना कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, पूर्व में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो राजस्थान को, अब देखो राजस्थान को एक चार्ट बनाएंगे अपन, तो राजस्थान को किसने किस किस नाम से जाना, अक्षांश देशांतर रेखाएं बाद में आएंगी। प्राचीनतम राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, राजस्थान को राजस्थान रजवाड़ा किसने कहा, ठीक है, वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, राजस्थान रजवाड़ा जो शब्द मिलता है उसके लिए हमारे पास में ऑथेंटिक स्रोत क्या है, सबसे पहले इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किसने किया, कैसे किया, कौन सी बुक किसने लिखी, फिर अक्षांश देशांतर, लंबाई चौड़ाई, समझ में आया ना, उत्तर से दक्षिण, ये विस्तार, ये सब चीजें आएंगी। तो एक एक चीज को देखेंगे अपन, चार्ट बनाएंगे। तब तक ये चालू हो जाता है मेरा वाला लैपटॉप, इसमें दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी।
हाँ, तो अपन आगे की बात करते हैं। राजस्थान को देखो, राजस्थान को वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया? दूसरी बात करते हैं, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? राजस्थान को पूर्व में हम किस नाम से जानते थे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। देखो, राजस्थान को सबसे पहले अपन जो ये चीजें लिखे हैं, अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो देखना, राजस्थान को वाल्मीकि जी ने नाम दिया, उसका नाम है मरुकांतर। आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए, यहाँ की हैं। वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, मरुकांतर। राजस्थान पे पूछे, देखो आपसे पूछे मरु का मतलब जानते हो, मरुस्थली होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसे किस नाम से जानते हैं, तो आंसर आएगा आपका होना चाहिए मरुकांतर। समझ में आया? आपको बताना है मरुकांतर। अगला मेरा प्रश्न लिखा हुआ है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से मिलता है? तो देखो, सर्वप्रथम ये बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ है? सिरोही में। ये याद रखना है, बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पे है? सिरोही में। बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम, सबसे पुराना है, यानी कि ये सोर्स है। पूछ ले राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिला? तो बसंतगढ़ के शिलालेख में। और पूछ ले बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पे है? तो आपको आपका आंसर होना चाहिए सिरोही में। बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पे है? सिरोही में है, ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान को पूर्व में हम किस नाम से जानते थे? तो ये दो चीजें याद हो गई आपको। राजस्थान को वाल्मीकि ने क्या कहा? मरुकांतर। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही से प्राप्त होता है। राजस्थान को पूर्व में हम किस नाम से जानते थे? तो राजस्थान को हम पूर्व में जानते थे रायथान, रजवाड़ा, राजपूताना। राजस्थान को हम पूर्व में किस नाम से जानते थे? हम जानते थे इसे रायथान कहते थे, इसे रजवाड़ा कहते थे, इसे राजपूताना कहते थे। तो क्लियर दोस्तों, राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही से प्राप्त होता है। राजस्थान को पूर्व में हम रायथान, रजवाड़ा और राजपूताना के नाम से जानते थे। रायथान, रजवाड़ा शब्द जो है, ये शब्द और ये शब्द, ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग करने वाला था कर्नल जेम्स टोड, जिसको अपन बोलते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। और इसका प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। पूरी डिटेल आएगी। और राजस्थान और रजवाड़ा, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, साहित्य की बात करते हैं। साहित्य में राजस्थान शब्द, अगर परीक्षा में पूछ ले कि किस साहित्य में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आंसर आएगा मूणोत नैनश्री ख्यात राजरूपक ग्रंथों में। जैसे मूणोत
नैनसीरी ख्यात राज रूपक ग्रंथ, राजरूपक ग्रंथ। तो राजस्थान की बात करें साहित्य में तो मूणोत नैनसीरी ख्यात एक तो, और एक राजरूपक जैसे ग्रंथों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। मूणोत नैनसीरी ख्यात राजरूपक ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द मिलता है। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं मेरे दोस्तों, राजस्थान जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो इसे 4 चरणों में विभाजित किया गया था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। संपूर्ण राजस्थान के 32 जिले बी श्रेणी में, अजमेर सी श्रेणी में है। इतना आपको मैंने बता दिया। दूसरी चीज मैंने बताया कि राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही में मिलता है। राजस्थान को पूर्व में हम रायथान रजवाड़ा राजपूताना के नाम से जानते थे। रायथान रजवाड़ा शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब मैं इन दोनों की बात करूंगा कि मैं कैसे मान लूं कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द का प्रयोग किया, जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए अपन को साक्ष्य की आवश्यकता है। वो साक्ष्य और साहित्य भाषा में, यानी कि राजस्थान के किस साहित्य में, किस किताबों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मूणोत नैनसीरी ख्यात राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखो राजस्थान, तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, मैंने बता दिया अभी, सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस। पूछ ले कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया। अब जॉर्ज थॉमस ने पूछ ले कि राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? तो ये किया था 1800 में। कब किया था दोस्तों? 1800 में। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? तो 1800 में किया था मेरे दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूं, मैं कैसे मानूं कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया? इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। तो मैं कैसे मानूं, आप कैसे मानो, इसके लिए मैं साक्ष्य बता रहा हूं। साक्ष्य के लिए एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। ये एक किताब है, ये थॉमस जी के ऊपर लिखी हुई है। और इस पुस्तक के लेखक, पुस्तक है साक्ष्य के लिए, पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक हैं मेरे दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक का हुआ था प्रकाशन, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1805 में। और इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, प्रकाशन कहां से? तो ये लिखी गई थी मेरे दोस्तों लंदन से। लंदन से लिखी गई थी। इस पुस्तक में मिलता है उल्लेख में, इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि राजस्थान के लिए संभवतः राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। अरे इसके कमेंट नहीं आ रही, इस वाले, मेरे वाले की, इस वाले की देख ले, कोई पर्सन पूछे तो, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये चीज याद रखना है मेरे दोस्तों। एक चीज क्लियर हुई, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
तो आपको बताना है, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, जॉर्ज थॉमस ने किया था। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया 1800 में किया था। अब आप कैसे माने इस बात को, मैं कैसे मानूं इस बात को कि कब प्रयोग किया गया था, इसके लिए साक्ष्य के लिए एक किताब है, पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। आपको पुस्तक याद करनी है मेरे दोस्तों, दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन, लेखक हैं इसके। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1805 में हुआ था। यह पुस्तक कहां से लिखी गई थी? लंदन से लिखी गई थी। ठीक है, इसमें उल्लेख मिलता है। आगे की बात कर लूं, इस पुस्तक की मेरे दोस्तों भाषा कैसी थी? तो इस पुस्तक की भाषा थी अंग्रेजी। कौन सी भाषा थी इसकी? अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी ये। इसमें बताओ आपको कोई समस्या ही हो? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन एलडीसी के लिए 500 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। मेरे बैक वाले वीडियो देख लेना मेरे दोस्तों, 500 नहीं उसमें से है ना, खूब सारे हैं, वीडियो में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई के लिए सारी क्लास लगेंगी, इंडिया वर्ल्ड सारी क्लास लगेंगी, धुआंधार बैटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल आज से नई लाइव क्लास है ये। इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है यार मेरा दोस्त, मैं तो साफ कहना और सुखी रहना। आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज की डिटेल करा रहा हूं, फिर भी आप ऐसे मत करो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ये राजपूताना शब्द का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, यहां तक कोई आपका मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग। अब राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने, इन्हें बोलेंगे, मैंने लिखा था पीछे, घोड़े वाले बाबा, इन्हें घोड़े वाले बाबा बोलेंगे। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, इसके लिए अब देखो मैं बात करता हूं साक्ष्य की, मैं कैसे मानूं कि इनने ही प्रयोग किया था। इसके लिए साक्ष्य के लिए वो एक चीज है पुस्तक, इसके लिए साक्ष्य के लिए एक चीज है पुस्तक। और पुस्तक आप जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनने पीछे वाले मेरे वीडियो देखे होंगे, पीछे वाले वीडियो डले हुए हैं, उनमें आप देखो पीछे पढ़ा चुके, उन वीडियो को देख लो। राजस्थान ज्योग्राफी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करवा के, ये नई क्लासें हैं और आप आराम से पढ़ते रहो, इनमें कोई माथापोड़ी नहीं है। हाँ, घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो साक्ष्य के लिए मैं पुस्तक की बात करता हूं, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम था दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो मैं नाम लिखता हूं पुस्तक दी एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इस पुस्तक का नाम है। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये आपसे पूछ ले कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपको याद रखना है इसी पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट। याद रखना, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, ये याद रखना। इस पुस्तक को लिखा गया, कब लिखी गई ये पुस्तक, तो याद रखना 1829 में इसका हुआ प्रकाशन। और प्रकाशन इसका भी कहां से हुआ था? लंदन से। इसकी भी पूछे भाषा कैसी थी, तो भाषा था इसकी अंग्रेजी। कैसी भाषा थी? अंग्रेजी भाषा थी। तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है दी एनाल्स
ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट। ठीक है ना। ये इसकी जो कर्नल जेम्स टोड की जो बुक थी आपके, ये 1829 में लिखी हुई थी, द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट इनकी मृत्यु के बाद आने वाली पुस्तक थी इसकी, दूसरी इसकी ये पुस्तक थी, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। मैं बात कर रहा हूं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की। अब एक चीज याद रखना, ये पुस्तक का माध्यम था अंग्रेजी में लिखी हुई थी, तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, ये एक बार आरएस में पूछ लिया कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद किया था गौरी शंकर ओझा ने। गौरी शंकर ओझा ने, और इस गौरी शंकर ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से था, तो इसका संबंध था मेरे दोस्तों सिरोही जिले से। किस जिले से था? सिरोही जिले से। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक जो अंग्रेजी में लिखी हुई थी, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों गौरी शंकर ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था। और अब दूसरा प्रश्न एक बार ये और पूछा हुआ था किसी एग्जाम में कि इतिहासकार गौरी शंकर ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। ठीक है, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों गौरी शंकर ओझा का संबंध राजस्थान में सिरोही जिले से है। समझ में आया ना, कौन से जिले से है? सिरोही जिले से है। पूछ ले गौरी शंकर ओझा की कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम क्या है, तो बताना है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट। क्या बताना है आपको? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, और ये लंदन से प्रकाशित होने वाली पुस्तक थी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलू आगे, बोलूं? ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? कक्षा का समय बिल्कुल फिक्स है, हमेशा 6 बजे मैं लाइव आऊंगा। 6 बजे मेरी ये क्लास रेगुलर होगी, 4 बजे वो वाली क्लास होगी मेरी। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द कब प्रयोग किया गया? 26 जनवरी 1950 में। ये आपको याद रखना है। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द विधिवत रूप से कब प्रयोग किया गया, तो आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेरे दोस्तों एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान के लिए, अभी आरएस में ये प्रश्न पूछ लिया गया, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी आरएस में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आंसर आएगा सेकंड चरण में। सेकंड चरण में, और 25 मार्च 1948 में। ये याद रखना, परीक्षा में पूछ ले एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, तो आंसर आएगा 25 मार्च 1948 में। एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। विधिवत रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मेरे दोस्तों कब हुआ था? विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को। अब अगर पूछ ले ऋग्वेद में इस राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में पूछ ले ऋग्वेद में राजस्थान के लिए, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए शब्द, तो याद रखना ब्रह्मव्रत।
ये याद रखना, ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक चीज और बता देता हूं, घग्गर नदी के लिए मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये याद रखना है आपको। ये मनुस्मृति वाला सिविल में पूछा हुआ प्रश्न है कि घग्गर नदी के पेटे को मनुस्मृति में किस नाम से जाना गया है, ये जीके के प्रश्न में पूछा हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान का स्थापना दिवस वाली बात है 30 मार्च को मेरे दोस्त। तो वो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, वो आगे आएगा। ठीक है, तो एकीकरण में पढ़ोगे। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग राजस्थान में, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपके पास में कॉफी पेन है तो आप एक काम कर सकते हो, लिख सकते हो, एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पे कि घग्गर नदी के लिए, घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग हुआ है। आप इसको नोट डाल के लिख सकते हो मेरे दोस्तों। हाँ, घग्गर नदी के लिए हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऋग्वेद में किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब राजस्थान का आकार कैसा है, आगे की बात करते हैं। राजस्थान का आकार, तो राजस्थान का आकार है पतंगाकार, या इसे बोलेंगे चतुष्कोणीय। राजस्थान का आकार कैसा है? पतंगाकार या चतुष्कोणीय। ठीक है, तो ये चतुष्कोणीय आकृति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टी.एच. हैंडले थे इस शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग टी.एच. हैंडले ने। ये परीक्षा में पूछ ले, राजस्थान के लिए विषम कोणीय, चतुर्भुज या चतुष्कोणीय जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर आएगा टी.एच. हैंडले ने किया था। राजस्थान के लिए विषम कोणीय या चतुष्कोणीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना मेरे दोस्तों, टी.एच. हैंडले ने राजस्थान के लिए विषम कोणीय या चतुष्कोणीय शब्द का प्रयोग किया था। ये याद रखना, टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अपन 1 मिनट फटाक से रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। मैंने लिखा, भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी से पहले हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे मेरे दोस्तों। भारत के एकीकरण के दौर में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। ए श्रेणी में किसे शामिल किया गया? ए श्रेणी में शामिल किया गया भारत के वो राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे पहले जीता और अपना प्रतिनिधित्व गवर्नर नियुक्त किया, उन्हें ए श्रेणी में शामिल कर लिया। बी श्रेणी में किसे शामिल किया गया? उन्हें शामिल किया गया जिनसे छोटी छोटी रियासतों से मिलकर एक बड़े राज्य के निर्माण की संभावना थी, उसे बी श्रेणी में शामिल किया, जिसका प्रमुख राज प्रमुख हुआ था। राजस्थान इसी बी श्रेणी में आया। सी श्रेणी में किसे शामिल किया? अंग्रेजों की चीफ शिप को सी श्रेणी में शामिल किया। राजस्थान का एकमात्र जिला अजमेर सी श्रेणी में था, जिसका प्रमुख एजीजी हुआ करता था। डी श्रेणी में आपको पता ही तटीय क्षेत्र थे 32 जिले। बी श्रेणी में 1 जिला अजमेर। सी श्रेणी में राजस्थान को वाल्मीकि जी ने मरुकांतर कहा था। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही से मिलता है, ये प्राचीनतम है ये। ठीक है, राजस्थानी साहित्य में ये देखो, ये याद रखना, बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान को पूर्व में हम किस किस नाम से जानते थे? राजस्थान, रजवाड़ा, राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने, राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स स्टोन ने किया था। राजस्थानी साहित्य में किस नाम से जानेंगे इसको? राजस्थानी किस साहित्य में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? मोनोनेंसी ख्यात और राजरूपक जो ग्रंथ है इनमें मिलता है आपको। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने कब? 1800 में। साक्ष्य पुस्तक दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी थी? 1805 में, प्रकाशन लंदन में, भाषा अंग्रेजी। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स स्टोन ने, घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। पुस्तक दी एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका नाम है, हिंदी या अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद गौरीशंकर ओझा ने किया था। गौरीशंकर ओझा का संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। मृत्यु के बाद आने वाली पुस्तक थी इसकी दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, और ये पुस्तक प्रकाशित 1829 में, प्रकाशन लंदन से हुआ था, भाषा अंग्रेजी थी। ये मैंने आप लोगों को बताया। राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द 26 जनवरी 1950 में एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? 25 मार्च 1948 के दूसरे चरण में। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका आकार पतंगाकार या चतुष्कोणीय है।
चतुष्कोण या विषम कोणीय शब्द का प्रयोग TH हैंडलिन ने किया था मेरे दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो इसको जरूर लाइक करना, इसको शेयर करना मेरे दोस्तों। कल 6 बजे फिर अपन उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको सब्सक्राइब करो, गरीब विद्यार्थी तक पहुंचे मेरे दोस्तों। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो बेचारे कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, मैं उनका ये तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो कोचिंग पढ़ चुके और जो कोचिंग नहीं कर सकते उनके लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर कर दो, जिससे बहुत सारे कल आग लगाना 1500 बच्चे आने चाहिए, मजा आएगा। जैसे मैं पढ़ाता रहूँ आप पढ़ते रहना, मजा आता रहेगा आप लोगों को भी। ठीक है दोस्तों, तो जन्माष्टमी की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए बस। कल मिलते हैं, और दुआओं में ही है ना बहुत तगड़ी दवाई होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, करते रहो, आराम से पढ़ते रहो। सब लोगों को भगवान करे, कृष्ण भगवान करे आपकी बहुत अच्छे से नौकरी लगे। नौकरी लगने के बाद में हम आप यहाँ मिलने आओ, हमको बहुत अच्छी खुशी होगी। हम अपन सेल्फी लेंगे आपके साथ में बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं। लव यू। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कल 4 बजे क्लास, फिर 6 बजे। ठीक है, उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेदों की ट्रिक्स बता दूंगा, कैसे अनुच्छेद याद किए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो मिलते रहो, मिलते रहेंगे अपन। बेस्ट ऑफ लक।